हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। फ्रेंड्स, आप जानते हैं हम सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमारी जो सीडीपी की सीरीज़ है अभी करंटली वो चल रही है। तो सीडीपी में हमने क्लास फर्स्ट इससे पहले वाली वीडियो में कर ली है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, आप जानते हैं मैंने आपको बताया है आपका नेक्स्ट सीटेट जुलाई में होने की पूरी पूरी हैं। तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स नेक्स्ट सीटेट देने वाले हैं वो ये सीरीज़ ज़रूर देखिएगा। और ये सीरीज़ ओनली सीटेट में ही नहीं बल्कि यूपी टेट, केवीएस, एनवीएस, जहाँ भी आपसे पेडागोजी पूछी जाती है ना, उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और सीटेट वालों के लिए तो है ही है, क्योंकि ये सीटेट स्पेशल सीरीज़ आप इसको कह सकते हैं। देखिए, क्लास फर्स्ट के अंदर हमने पढ़ा था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया था। और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे गए थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से, वो भी डिस्कस किए थे। और फ्रेंड्स, उसके नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल रहे हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। यही नोट्स आपको हर चैप्टर के पर डे मैं टेलीग्राम पर आपको भेज रही हूँ। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक अगर आपको ना मिले तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको ग्रुप प्रोवाइड कर दूँगी। तो चलिए देखते हैं, आज क्लास सेकेंड हमारी रहेगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बोला है एक क्लास में एक चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। भले ही वो चैप्टर कंप्लीट करने में 1 आवर लग जाए या फिर 20 मिनट लग जाए। ठीक है, उस चीज़ से मैटर नहीं करता है। वो चीज़ मैटर ये करता है कि एक क्लास में अगर एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर तरीके से बनेगी और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आप कर लेंगे। ठीक है, तो इससे पहले वाली वीडियो जिसमें हमने क्लास फर्स्ट करी थी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसमें मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछे हुए थे। तो कुछ स्टूडेंट्स ने टेलीग्राम पर आंसर दिए हुए थे। अभी तक जिन्होंने नहीं दिए हैं वो भी दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी उनके करेक्ट आंसर क्या होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में भी लास्ट में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड। तो देखिए, आज क्लास सेकंड है और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं वंशागति एवं पर्यावरण, यानी कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले वंशागति को समझ लेते हैं, जिसे हम कहते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी में मैंने लिखा है यहाँ पर, यह स्थिर होती है, यानी कि यह स्टैटिक होती है। इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? देखिए, आपको अपने माता पिता से जो भी चीज़ें मिलती हैं, क्या आप उसे चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। जैसे आपकी आइज़ का कलर, ठीक है, आँखों का रंग हो गया, आपके हेयर का कलर हो गया, ठीक है, और कुछ हद तक आपकी जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, वो भी आपको आपके जीन्स के थ्रू ही मिलती है। आपकी पहली वाली पीढ़ी जो आपके माता पिता है ना, उनसे आपको मिलती है। तो माता पिता से आपको, देखिए, सबसे पहले आपकी हाइट उन पर डिपेंड करती है, आपकी आँखों का कलर उन पर डिपेंड करता है, आपके हेयर का कलर उन पर डिपेंड करता है। तो आपको अपने जीन से जो भी चीज़ें मिली हुई हैं विरासत में, वो हमेशा स्थिर रहती हैं, उन्हें आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया आपका वंशागति। दूसरा देखते हैं पर्यावरण। पर्यावरण को इंग्लिश में बोलते हैं एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, देखिए, यह परिवर्तनशील है, यानी कि डायनामिक है। देखिए, एनवायरनमेंट हर किसी बच्चे का अलग अलग होता है। हर बच्चा जिस भी एनवायरनमेंट में रहेगा वो उसी के अकॉर्डिंग ढल जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आप इंडिया में रहते हैं, बाद में कुछ सालों बाद आप अमेरिका चले गए, ठीक है, तो क्या हुआ? आपका एनवायरनमेंट चेंज हो गया। इंडिया में आपका एनवायरनमेंट यानी कि आसपास का जो माहौल है, आसपास का एरिया है, कैसी जगह पे आप रहते हैं, आपके आसपास में जो लोग रहते हैं वो कैसे हैं, आपका खान पान क्या है, ये सारी चीज़ें आपका पर्यावरण के अंदर आती हैं। तो यही चीज़ें आपकी पर्यावरण के अंदर आती हैं। तो जो पर्यावरण होता है वो परिवर्तनशील होता है, डायनामिक होता है। ठीक है, जब आप इंडिया में हैं तब आपका एनवायरनमेंट कुछ और है, और अगर आप फॉरेन चले गए तो आपका एनवायरनमेंट वहाँ कुछ और ही हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए कहा है जो वंशागति है, हेरिडिटी है, वो स्थिर होती है, स्टैटिक होती है, और जो पर्यावरण है वो परिवर्तनशील है, डायनामिक है, यानी कि चेंजेबल है, उसे आप चेंज कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ में ना आए ना, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर से अगेन उस चीज़ को समझा दूंगी। चलिए देखते हैं आगे। जो आपकी हेरिडिटी होती है ना, वो नेचर से रिलेटेड होती है, और जो आपका एनवायरनमेंट होता है वो नर्चर से रिलेटेड होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है सीटेट में एक बार।
सीटेट में ही नहीं, इवन यूपी टेट में ये क्वेश्चन आया था कि जो आपकी हेरिडिटी आनुवंशिकता है वो प्रकृति से संबंधित है या फिर पोषण से संबंधित है। तो प्रकृति क्या होती है आपकी, नेचर होता है। तो आपका जो नेचर है वो हेरिडिटी है, आपको जो नेचर मिलता है हेरिडिटी से, ठीक है। और जो नर्चर होता है, पोषण होता है, वो आपके एनवायरनमेंट पर निर्भर करता है, ठीक। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विकास वंशागति तथा पर्यावरण का गुणनफल होता है। याद रखिएगा, आपका जो डेवलपमेंट है वो आपकी हेरिडिटी और जो एनवायरनमेंट है उसका गुणनफल होता है, ठीक है, उसका योग नहीं होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ऑप्शन में आपके पास ऐसे रहता है कि जो विकास है वो वंशागति और पर्यावरण का योगफल होता है या गुणनफल होता है। तो आपको ध्यान रखना है ये होता है गुणनफल, योगफल नहीं होता है, ठीक है। एक इक्वेशन भी मैंने लिखी है, इसके थ्रू आपके दिमाग में ये चीज़ रह जाएगी। देखिए, D इक्वल टू एच इंटू ए ई, इसका मतलब है D इक्वल टू डी हो गया यहाँ पर डेवलपमेंट यानी कि विकास, H हो गया हेरिडिटी यानी कि वंशागति या फिर आनुवंशिकता भी कहते हैं इसको, एंड E होता है एनवायरनमेंट। तो इससे आप क्या समझे, यही समझे कि जो विकास होता है वो आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का गुणनफल होता है। मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए बीच में, ये ज़रूर आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये चीज़ किसने कही थी, ये कही थी वुडवर्थ ने, नाम भी याद रखना है। वुडवर्थ ने कहा था डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया ऐसा क्यों है। अगर आपसे पूछ लेना कि डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, क्या ये सही है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर एडिशन का साइन नहीं बल्कि मल्टीप्लिकेशन का साइन होना चाहिए, तब ये इक्वेशन आपकी सही होगी। और ये किसने दी थी, ये दी थी वुडवर्थ ने, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अभी आप लोग नोट्स मत बनाइएगा, अभी बस समझते हुए जाइएगा, बिकॉज ये जो नोट्स हैं ना मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। पिछले चैप्टर के भी मैंने करे थे, ऐसे ही डेली आपके लिए क्लास आने वाली है। तो जितनी भी क्लासेस रहेंगी आपको नोट्स वहाँ पर मिलते रहेंगे PDF के फॉर्म में, ठीक है। और साथ में क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे। उन क्वेश्चन आंसर को आप मुझे उनका आंसर करेंगे क्योंकि थ्योरी में आपको पढ़ा दे रही हूँ, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, आंसर आपने करने होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सीटेट जो भी स्टूडेंट्स देने वाले हैं उनकी बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन होगी फ्रेंड्स। तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपकी बेस्ट प्रिपरेशन हो सके। चलिए देखते हैं, अब यहाँ पर आ जाता है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। आप जानते हैं हेरिडिटी के अंतर्गत क्रोमोसोम्स आते हैं, क्रोमोसोम्स को हिंदी में हम बोलते हैं गुणसूत्र, ठीक है। देखिए, आपने YouTube पर बहुत सारी क्लासेस देखी होंगी, बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा देते हैं हेरिडिटी को लेकर, जो कि सीटेट में नहीं आती हैं। ये जो क्लासेस है ना सीटेट को टारगेट करते हुए मैंने रखी हैं तो यहाँ पर आपको एक भी पॉइंट मैं एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊँगी, ठीक है। सीटेट में जितना आता है उतना ही मैं आपको पढ़ाऊँगी। चलिए देखते हैं क्रोमोसोम्स। देखिए, आप जानते हैं ह्यूमन बींग्स में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। और अगर आपसे पूछ ले पेयर ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्र के जोड़े, तो वो कितने होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। और अगर नॉर्मल पूछ ले संख्या कितनी होती है तो 46, और अगर पेयर पूछ ले जोड़ा कितना होता है तो 23, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब देखिए ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, कितना बोला, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हर ह्यूमन में होते हैं। देखिए, ये क्लासेस हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेंगी। मैंने कुछ टर्म्स इंग्लिश में लिखे हैं, कुछ टर्म्स हिंदी में लिखे हैं, और आपको एक्सप्लेन मैं दोनों ही लैंग्वेज में करूँगी, राइट। चलिए देखते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ह्यूमन बींग्स में होते हैं, राइट। इसमें से जो 22 पेयर होते हैं ना वो ऑटोसोम्स कहलाते हैं, और वो मेल और फीमेल में सेम होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद 22 पेयर हो गया, एक पेयर हमारा और बच गया। तो जो 23rd पेयर होता है, जो एक पेयर बचा, उसे हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। और ये मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं। चलिए देखते हैं क्या होते हैं। ये जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, मेल में होते हैं XY और फीमेल में होते हैं XX, ठीक है। एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, ये जो सेक्स क्रोमोसोम होता है ना,
बेबी पैदा करने के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है। जो बच्चा पैदा होता है उसके लिए आपका सेक्स क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अब इसको ज़रा ध्यान से देखिए, ये जो मेल में XY होता है ना क्रोमोसोम, और जो फीमेल में XX होता है, इसमें से अगर मेल का X क्रोमोसोम और फीमेल का X क्रोमोसोम ये दोनों अगर मिल गए तो इनसे हमारा जो बनेगा वो XX बनेगा, क्योंकि एक क्रोमोसोम मेल का X आया और एक क्रोमोसोम फीमेल का X आया तो XX हो गया। और जब XX आपस में मिलते हैं, उनका फ्यूज़न होता है, तो हमेशा बेबी गर्ल पैदा होती है, यानी कि लड़की पैदा होती है। ठीक है। और वहीं पर देखिए दूसरी कंडीशन है कि मेल का Y क्रोमोसोम और फीमेल का X क्रोमोसोम ये मिल जाएं, तो देखिए सेकंड नंबर पर लिखा है XY क्रोमोसोम हो गए, मिल करके ये बन गया। और जब XY क्रोमोसोम मिलते हैं तो हमेशा बेबी बॉय पैदा होता है, यानी कि लड़का पैदा होता है। ठीक है। तो ये थी कंडीशन सेक्स क्रोमोसोम की। मेनली आपको क्या ध्यान रखना है, जो सीटेट के लिए इम्पॉर्टेंट है, नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम कितने होते हैं एंड पेयर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, साथ में बेबी पैदा होने के लिए कौन सा क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है, तो सेक्स क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। हम ट्विंस की बात करेंगे, यानी कि जुड़वा बच्चे जिन्हें आप कहते हैं हिंदी में। आपने देखा होगा ना, कभी कभी दो बच्चे आपको दिखते हैं, सेम दिखते हैं, आप कहते हैं अरे ये तो ट्विंस हैं, ये तो सेम दिख रहे हैं, तो उन्हीं की बात हम करने वाले हैं। तो देखिए, आई थिंक ये वीडियो देखने से पहले कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें ये नहीं पता होगा कि ट्विंस भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। अब वो दो प्रकार कैसे होते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनिए। देखिए, ट्विंस दो प्रकार के होते हैं। एक ट्विंस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, और एक ट्विंस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं फ्रैटर्नल ट्विंस। ठीक है। क्या बोला, जो पहले प्रकार के ट्विंस होते हैं वो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, और जो दूसरे प्रकार के ट्विंस होते हैं यानी कि जुड़वा बच्चे होते हैं वो फ्रैटर्नल ट्विंस होते हैं। राइट। अब इन्हें समझ लेते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं। सबसे पहले जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं वो दिखने में सेम होंगे और उनका सेक्स सेम होगा। सेक्स सेम होगा कहने का मतलब है जैसे उसमें या तो लड़का और लड़का ही होंगे या फिर लड़की और लड़की होंगे। ठीक है। यानी कि बॉय बॉय और गर्ल गर्ल, सेम सेक्स होगा। आपने अगर दो लड़कियां देखी जो दिखने में सेम हैं, ठीक है, तो वो किसके अंदर आएंगी, वो आएंगे आइडेंटिकल ट्विंस के अंदर। या फिर आपने दो लड़के देखे, आपने देखा कि ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं यानी कि ट्विंस हैं, आप यही कहते हैं, तो वो ट्विंस होते हैं आपके आइडेंटिकल ट्विंस, जिनका सेक्स सेम होता है, या तो लड़की लड़की होंगे या फिर लड़का और लड़का होंगे। राइट। दूसरा हम देखते हैं, दूसरे टाइप के ट्विंस क्या होते हैं। एक होते हैं फ्रैटर्नल ट्विंस, जो दिखने में सेम या फिर डिफरेंट भी हो सकते हैं और जिनका सेक्स सेम या फिर डिफरेंट हो सकता है। कहने का मतलब है ट्विंस ऐसे भी होते हैं, एक लड़का है तो दूसरी लड़की होगी, यानी कि बॉय और गर्ल, ये भी ट्विंस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है लड़का लड़का ही होगा, लड़का लड़का है तो वो आइडेंटिकल ट्विंस हो गए। राइट। और अगर सेक्स डिफरेंट है दोनों का, एक लड़का है एक लड़की है, तो वो हमेशा फ्रैटर्नल ट्विंस कहे जाएंगे। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं ना, मोनोजाइगोट से बनते हैं। ठीक है, एक जाइगोट, यानी कि मोनो मतलब एक, मोनोजाइगोटिक कह सकते हैं। और जो फ्रैटर्नल ट्विंस होते हैं वो डाईजाइगोटिक कहे जाते हैं, डाई यानी कि दो जाइगोट से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए अब थोड़ा जान लेते हैं हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को लेकर कुछ और पॉइंट्स जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए, सबसे पहले हेरिडिटी, आनुवंशिकता। जब आनुवंशिक गुण यानी कि जीन्स आँख, कान, नाक, रंग, चिंतन, लंबाई, बुद्धि आदि, देखिए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं, उसे आनुवंशिकता या वंशानुक्रम कहते हैं। ठीक है। जैसे आपकी जो आँखें हैं, आइज़ का कलर है, आपके जो ईयर है, ईयर का शेप होगा, आपकी जो नोज़ है, आपके फेस का कलर है। ठीक है, आपकी जो थिंकिंग करने की पावर है, यानी कि आपका जो बुद्धि है कह सकते हैं, यानी कि इंटेलिजेंस इसी के अंदर आता है। आपकी जो लंबाई है, हाइट है, ठीक है, ये सभी आपके आनुवंशिक गुण कहे जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपको आपकी पहले वाली पीढ़ी से ट्रांसफ़र हुई हैं।
ठीक है, आपके मम्मी पापा या आपके दादा दादी जो है ना, उनसे आपको ये चीज़ें मिलती हैं। इसी को हम कहते हैं आनुवंशिकता या वंशानुक्रम, और इंग्लिश में बोलते हैं हेरिडिटी। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि जो हेरिडिटी होती है वो स्टैटिक होती है, उसे आप परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए दूसरा देखते हैं, एनवायरनमेंट। वो इसका जस्ट अपोजिट होता है, वातावरण में है। इससे अभिप्राय है हमारे चारों तरफ का माहौल, जैसे घर, स्कूल, परिवार, पड़ोसी, भोजन आदि। तो ये सारी चीज़ें, यानी कि हेरिडिटी को छोड़ करके बची हुई सारी चीज़ें आपकी एनवायरनमेंट के अंदर आ गई। आपके चारों तरफ का जो माहौल है, आपका घर जो है वो कहाँ पर है, आपके घर के आसपास कैसे लोग रहते हैं, आपका स्कूल कौन सी जगह पर है, स्कूल के आसपास का एनवायरनमेंट क्या है, फैमिली आपकी, ठीक है, आपके पास पड़ोस, और आपका भोजन इत्यादि, आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, और हाँ, साथ में आप कैसे बोलते हैं, लैंग्वेज भी आपकी कुछ हद तक एनवायरनमेंट पर ही जो है डिपेंड होती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये चीज़ें आ गई आपके एनवायरनमेंट के अंदर, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसी चैप्टर में जो कि इम्पॉर्टेंट है। देखिए, वैसे तो जो प्रिंसिपल है ना हेरिडिटी के, वो काफ़ी सारे हैं। आपने यूट्यूब पर बहुत लोगों की क्लासेस देखी होंगी सीटेट के लिए, तो उन्होंने आपको काफ़ी सारे प्रिंसिपल करवाए हैं हेरिडिटी के। बट मैं आपको बताऊं तो हेरिडिटी के जो प्रिंसिपल है ना, कुछ ही हैं जो सीटेट में पूछे जाते हैं, और जितने सीटेट में पूछे जाते हैं मैं आपको सिर्फ उतने ही पढ़ाऊँगी। ठीक है, क्योंकि मेरा भी सीटेट क्वालिफाई है, सीटेट के दोनों पेपर क्वालिफाई हैं, तो मुझे पता है क्या चीज़ें आती हैं और क्या नहीं आती हैं, और किस हद तक कौन सा टॉपिक कितना इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो मैं आपको वही चीज़ें पढ़ाऊँगी फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा एक पॉइंट भी नहीं होगा। चलिए देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी के जो इम्पॉर्टेंट सिद्धांत हैं वही हम पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहला सिद्धांत देखिए, गाल्टन्स थ्योरी, यानी कि गाल्टन का सिद्धांत। ये क्या कहते हैं, देखिए, इनके अनुसार जब बच्चे में गुण पिछली पीढ़ी से भी ट्रांसफ़र होते हैं, जैसे दादा दादी से, ठीक है, तो वो होता है आपका हेरिडिटी। ये कहते हैं गाल्टन। क्या कहते हैं, जो आपके पास गुण आते हैं, ठीक है, आपकी आइज़ का कलर, आपके हेयर का कलर, आपकी लंबाई, ये सारी चीज़ें आपकी जो है एक पीढ़ी से जो पहले वाली पीढ़ी थी वहाँ से भी ट्रांसफ़र होते हैं, लाइक दादा दादी। ठीक है, आपके पहले वाली पीढ़ी हो गई, आपके मम्मी पापा हो गए, तो उनसे भी पहले वाली पीढ़ी आपके दादा दादी हो गए, तो दादा दादी से भी जो है ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पहुंचती हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। ये कहा था गाल्टन ने, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सिद्धांत है बीजमैन का सिद्धांत। ये भी इम्पॉर्टेंट है। इनके अनुसार माता पिता से प्राप्त बीज कोष कभी खत्म नहीं होते हैं, यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतर चलते ही रहते हैं, कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, कभी ख़त्म नहीं होंगे। इनका कहना ये है, जैसे आपको आपके दादा दादी से मिले, देन आपके मम्मी पापा में आए, मम्मी पापा से आप में आए, आपके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, नेक्स्ट पीढ़ी आएगी, वहाँ पर भी ये चीज़ें ट्रांसफ़र होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है फ्रेंड्स ग्रेगर जॉन मेंडल। शायद इनका नाम आपने पहले भी सुना होगा। जो भी स्टूडेंट साइंस मीडियम से है ना, उन्होंने इंटर में अगर साइंस पढ़ी है, बायो पढ़ी है, तो वहाँ पर भी ग्रेगर जॉन मेंडल का नाम आता है। और जो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, इन्हें हम कहते हैं आनुवंशिकता का जनक। सबसे पहले आप ये याद रखेंगे, इन्हें कहते हैं आनुवंशिकता का जनक, यानी कि फादर ऑफ हेरिडिटी, राइट। चलिए देखते हैं, इन्होंने कुछ प्रयोग किए हुए हैं। इन्होंने मटर के दानों पर प्रयोग करके हेरिडिटी के नियम निर्धारित किए थे। ठीक है, इन्होंने वंशागति के 3 नियम दिए थे, और ये जो प्रयोग किया था वो किया था मटर के दानों पर। याद रखिएगा, मटर के दानों पर, यानी कि पी पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, और इन्होंने 3 नियम दिए थे। अब देखिए, 3 नियम जो है ना, वो सीटेट के लिए उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैं आपको वो नहीं करवाऊंगी। ये बेसिक सी चीज़ सीटेट में इम्पॉर्टेंट है, इतना जो आता है ग्रेगर जॉन मेंडल के ऊपर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ग्रेगर जॉन मेंडल की बात हो गई। तो देखिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर में जितना भी इम्पोर्टेंट था मैंने आपको सब करवा दिया। इस चैप्टर में इससे बाहर कुछ नहीं आता है। ठीक है, अब हम इस चैप्टर के MCQ देखने वाले हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जब ऑनलाइन आपके पेपर हुए थे ना सीटेट में, तो इस चैप्टर से आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो चलिए इन्हें देख लेते हैं, और इनके आंसर आप मुझे करेंगे। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में करेंगे,
और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो टेलीग्राम पे मैं अभी जस्ट ये क्लास ख़त्म होते ही ये जो PDF है आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। अगर आप टेलीग्राम से जुड़े हैं तो वहाँ पर इनका आंसर ज़रूर कीजिएगा, अदरवाइज़ आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर भी कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर मैंने जो थ्योरी पढ़ाई है ना, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर आ चुके हैं। देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, विकास किसका परिणाम है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कि विकास किसका परिणाम है। पहला है आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी का परिणाम है। दूसरा है पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट का परिणाम है। तीसरा है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण यानी कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बोथ, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो आपको इसमें से करेक्ट आंसर चूज़ करना है। चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसके बाद के जो क्वेश्चन आएंगे उनका आंसर आप करेंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, यानी कि जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का ही परिणाम है और दोनों का क्या है, गुणनफल है। याद है आपको, अभी जस्ट ऊपर पढ़ा था, हेरिडिटी इंटू एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से स्थिर होता है यानी कि स्टैटिक कौन सी चीज़ है जिस पर आप चेंज नहीं कर सकते? पहला ऑप्शन है वंशागति यानी कि हेरिडिटी, दूसरा है पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट, तीसरा है उपर्युक्त दोनों, चौथा है निम्न में से कोई नहीं। तो आपको इसका आंसर करना है, आप करेंगे, ठीक है। चलिए, और टेलीग्राम पर मैं इसका जो रियल आंसर है, जो सही है, वो आपको बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंडल ने किस चीज़ पर प्रयोग किया? ऑप्शन ए है टमाटर, बी है आलू, सी है मटर एंड डी है उपर्युक्त सभी। बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी जस्ट आपको थ्योरी पढ़ाई थी, वहाँ पर आपको बताया हुआ था, ठीक है। इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? देखिए आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। 2 क्वेश्चन बनते हैं सीटेट में, एक बनता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, एक बनता है पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो दोनों में डिफरेंस है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था आज का चैप्टर सेकंड हमने कंप्लीट कर लिया है। इससे ज़्यादा चैप्टर सेकंड में आपसे नहीं पूछा जाता है सीटेट में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और आप में से अगर कोई भी स्टूडेंट किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक यूपी टेट, DSSB, सुपर टेट, KVS, NVS, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम टू टाइम अपडेटेड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशंस मिलती रहती हैं। और साथ में हमारे यूपी टेट के प्रैक्टिस सेट भी चल रहे हैं और CTET की क्लासेस तो आप देख ही रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।